भाई सेशन 4 स्टार्ट करते हैं और सेशन 3 का एक क्विक रिकैप दे देता हूँ कि क्या हुआ था सेशन 3 में। सेशन 3 में सबसे पहले हमने सेशन 1 में इंट्रोडक्शन देखा, सेशन 2 में हमने आर्डिनो के साथ काम देखा और सेशन 3 में हमने देखा कि ब्रेडबोर्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स देखे। एंड आज है सेशन 4 और सेशन 4 के अंदर हम देखने वाले हैं कि ये 4 कंपोनेंट्स जो सामने स्क्रीन पे अभी आएंगे या हो सकता है आपको दिख रहे हों, इन 4 कंपोनेंट्स के बारे में। ये जो 4 कंपोनेंट्स दिख रहे होंगे, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, रंग बिरंगे से कंपोनेंट्स हैं। इन कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे और देखते हैं कि ये क्या है, कैसे काम करते हैं। वैसे कुछ कुछ के नाम आपको पता होंगे, कुछ कुछ के नाम मैं बता देता हूँ और फिर हम लास्ट में देखेंगे कि इस कंपोनेंट से इस कंपोनेंट को जोड़ के कैसे चलाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला कंपोनेंट, इसको बोलते हैं रेजिस्टर। रेजिस्टर बेसिकली एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। सो बाय द नेम वी नो दैट रेजिस्टेंस इज समथिंग, किसी चीज़ को रोकना। ओके, सो लेट सपोज एक चीज़ सपोज करते हैं। तो भाई सपोज कर लो कि यहाँ से कोई बाईसाइकिलर है, वो यहाँ से जा रहा है, ठीक है, ये उसकी बाईसाइकिल है। अब अगर वो यहाँ से जा रहा है, लेट्स से एक स्टिकमैन है, ये यहाँ से जा रहा है, ओके, इसका हाथ थोड़ा से है स्ट्रेचेबल। सो अगर यहाँ से जा रहा है और इसके रोड पे इसको एक गड्ढा दिखा, गड्ढा पार करने लायक नहीं है बट स्टिल इसकी स्पीड थोड़ी कम होगी, है ना। क्यों होगी कम? क्योंकि अगर ये मान लो 60 किलोमीटर पर सेकंड, नहीं 60 किलोमीटर ज़्यादा हो गया साइकिल के लिए, 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। और अगर ये गड्ढे के सामने आता है तो इसको गड्ढा पार करने के लिए या तो साइकिल दौड़ानी पड़ेगी या फिर इसको यहीं रोकना पड़ेगा और ये दूसरे रास्ते से चले जाएगा, ये हो सकता है, ठीक है। या हो सकता है कि ये गड्ढा थोड़ा पार करने लायक हो तो ये अपनी स्पीड कम करेगा, गड्ढे से निकालेगा, फिर आगे जाएगा। यानी कि किसी भी वे में इसकी स्पीड कम हो रही है। यही काम करता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है? स्पीड कम करता है। किसकी स्पीड कम करता है? देखो, किसी सर्किट में अगर करंट दौड़ रहा है ना, तो करंट दौड़ने का जो रीज़न होता है, मेन रीज़न होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। तो अगर मान लो कि यहाँ पे ये कंडक्टर है कोई भी, जैसे मान लो वायर है, इसका लेंथ जो है वो L है, ठीक है। तो अगर इस लेंथ L में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? अगर वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जो करंट बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव पे मूव करता है, ये इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव से पॉजिटिव पे मूव कर रहा है तो करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव पे बनता है। इसीलिए पॉजिटिव वाला जो साइड होता है बैटरी का, वो हमेशा कहाँ कनेक्ट करना चाहिए? किसी भी कंपोनेंट के पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना चाहिए। बट आगे हम डायोड के सीन्स देखेंगे। डायोड के सीन्स में फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का कॉन्सेप्ट आता है, तो वो अलग हो जाता है। खैर, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट की स्पीड थोड़ी कम कर दी जाए, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोक दिया जाए, तो जो करंट का मूवमेंट होगा वो भी कम होगा, यानी कि करंट भी कम बनेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस को ऐसे इकट्ठा यूज़ किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन को, यानी कि करंट को कम करने के लिए या रोकने के लिए। सो दिस वॉज द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर रेजिस्टेंस। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसको थोड़ा सा जूम करके। टिंकरकैड में भैया R दबाने से ये रोटेट होने लगता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो इसके सामने आती है वो आती है कि सर ये स्ट्रिप्स जो बनी हुई है वो क्या है? तो ये जो स्ट्रिप्स बनी हुई है ना, इनको कहते हैं कलर कोडिंग। ये कलर कोडिंग क्या करते हैं? ये अपने अंदर वैल्यूज़ रखते हैं। मतलब हमको रेजिस्टेंस कैसे पता चलेगा कि रेजिस्टेंस कितने वैल्यू का है? क्योंकि रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है ओम्स। इसको ऐसे डिनोट करते हैं ओम्स, ठीक है। जैसे बोलते हैं 1 ओम का रजिस्टर है, 2 ओम का रजिस्टर है, तो ये ओम्स में इसकी वैल्यू होती है। तो इसको नापते कैसे हैं? तो कलर कोडिंग की हेल्प से नापते हैं। तो देखो, इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहला स्ट्रिप होता है नंबर 1 का, दूसरा स्ट्रिप होता है नंबर 2 का, तीसरा जो स्ट्रिप होता है वो होता है मल्टीप्लायर का, और चौथा स्ट्रिप होता है टॉलरेंस का। टॉलरेंस को प्लस माइनस से दिखाते हैं, ठीक है। तो नंबर 1, नंबर 2 और मल्टीप्लायर का क्या काम होता है मैं बता देता हूँ। देखो, पहले इसको मैं हटा दूँ। जो नंबर 1 होता है, देखो ब्राउन है, अब उसकी एक चार्ट होता है पूरा, उस चार्ट में लिखा होता है कौन से कलर का कौन सा नंबर होगा। तो जैसे ब्राउन है ना, तो ब्राउन का मान लो 3 नंबर होगा अगर, तो ब्राउन को हम 3 लिखेंगे ऐसे, पहला ब्राउन है। और कभी भी स्टार्ट करेंगे तो लास्ट की जो पतली वाली स्ट्रिप है यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है, हमेशा स्टार्ट करेंगे मोटी वाली स्ट्रिप से। तो 3 लिख लिया। अब ब्लैक है तो ब्लैक का मान लो 1 है तो इसको 1 लिख लिया, ठीक है। अब रेड है तो रेड मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर का क्या होता है? रेड की जो भी वैल्यू होगी, मतलब ये जो कलर है ना, उनकी 1 से लेकर के 20 तक की कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब जैसे ये रेड है, रेड की कुछ वैल्यू होगी, तो मान लो रेड की वैल्यू 2 तो मान लो रेड की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो अगर इसकी 4 है तो मतलब लेट सपोज करना है, इसकी वैल्यू 4 नहीं होती, बट लेट सपोज करो कि 4 है। तो इसको क्या करो, 10 की पावर पे 4 लगा दो। अब 10 की पावर पे 4 का क्या मतलब होता है? जैसे अगर मैं कह रहा हूँ 10 है तो 10 की पावर पे 1 है। अगर मैं कह रहा हूँ 10 की पावर पे 2 है, 10 की पावर पे 2 का मतलब क्या है कि 1 के साथ 2 जीरोज लगा दो, तो 1 के साथ 2 जीरो लगाते ही वो 10 की पावर 2 बन जाता है। ऐसे ही अगर 10 की पावर 4 है तो 1 के साथ मेरे को 4 जीरो लगाने पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि इसकी मल्टीप्लायर की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई? 1000, मतलब 10,000 हो गई, ठीक है, 10,000 हो गई। ये कम
अभी जो टॉलरेंस होता है ना, इसमें 3-4 कलर होते हैं। तो गोल्ड का जो टॉलरेंस होता है उसकी कुछ वैल्यू होती है, ये वैल्यू 5, 10 और 20 में होती है, ठीक है। तो मान लो इसकी वैल्यू 10 है, तो इसको +-10 करके लिखेंगे। तो जो फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, फाइनल वैल्यू ये आएगी 31। जो भी नंबर है ना, दोनों को ऐसे करके चिपका करके लिखना है, कॉन्केटिनेट बोलते हैं इसको। जैसे पहले होता था ना 1 + 1 11 होता है, वैसे ही 3 + 1 31 होता है, ठीक है। उसके बाद से मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर के नाम में आ रहा है मल्टीप्लाई, तो उसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो नंबर के साथ, दोनों नंबर के साथ। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 10,000 आ रही थी, तो मैं इसको 10 की पावर 4 छोड़ो 10,000 लिख लो डायरेक्ट, ठीक है। और प्लस माइनस में टॉलरेंस की वैल्यू मान लो 10। तो ये इतने वैल्यू का ही रेजिस्टेंस है हमारे पास, ये इतने वैल्यू का रेजिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है। तो इस वैल्यू को अगर शॉर्ट फॉर्म में करना चाहूँ तो 31 के साथ ये 4 0 लगा दो, यानी कि ये 31 0 0 0 0, ठीक है। अब देखो 1 ओम में 1/1000 किलो ओम्स होते हैं, यानी कि अगर मैं सिंप्लीफाइड वे में बोलूँ तो 1 किलो ओम में 1000 ओम्स होते हैं, ठीक है। 1 किलो ओम में 1000 ओम्स होते हैं। तो अगर मैं इतने ओम्स में पूछना चाह रहा हूँ कितने होंगे, तो इसको इनको 1000 से डिवाइड करना होगा। तो 3 1 2 3 4 डिवाइड बाई 1000 कर दिया, तो 3 0 से 3 0 कट गया, 310 बचे, यानी कि 310 किलो ओम्स की वैल्यू है इसकी, ठीक है। मतलब कि 310 किलो ओम्स का इसका ये वैल्यू आ गया। वैसे सही वैल्यू नहीं है, गलत वैल्यू है। अब देखो जैसे इसी में वैल्यू चेंज करोगे ना, वैसे ही इसका कलर कोडिंग चेंज हो जाएगा। देखो इसकी वैल्यू अभी 1 किलो ओम पे है, इसको अगर मैं चेंज करूँ, मान लो 10 किलो ओम कर दी, तो देखो कलर कोडिंग चेंज हो गया। अब इसको अगर मैं 20 कर दूँ तो देखो कलर कोडिंग चेंज हो गया। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस का कलर कोडिंग चेंज हो जाता है। नाउ एक सीन आता है, मतलब एक क्वेश्चन आता है जनरली कि इसको कनेक्ट कैसे करते हैं। तो देखो इसको कनेक्ट करने का कोई पर्टिकुलर वे नहीं होता है। ये टर्मिनल 1 है, ये टर्मिनल 2 है, चाहे इसको एनोड बना दो चाहे इसको एनोड बना दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो भी हमारे पास टूल था उसकी तरफ, ठीक है। कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ। देखो कैपेसिटर क्या होता है, सबसे पहला हम जो चीज़ जानेंगे वो ये है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, क्योंकि उसकी हमको मतलब उसके कॉन्सेप्ट की थोड़ी सी ज़रूरत है। तो बेसिकली एक फार्मूला होता है Q = CV। जैसे आप सबने ओम्स लॉ के बारे में सुना होगा, ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR। तो उससे वोल्टेज I या फिर R में से कुछ भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही ये Q = CV होता है। तो अगर मेरे को चार्ज गिवन है और वोल्टेज गिवन है, तो मैं इस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस निकाल सकता हूँ, ठीक है। C = Q/V। अब होता क्या है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ना 2 प्लेट्स होते हैं, एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट करता है, एक प्लेट नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट करता है। तो अब इसके बीच में देखो गैप है, इसके बीच में मान लो D गैप है। तो ये जो D गैप है, ये तो सर्किट कंप्लीट नहीं होने दे रहा। तो इसके अंदर करंट मूव कैसे हो रहा है, वहाँ पे आता है डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, वो हमारे ट्रेड से अलग है, बस मैं एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, तो हमें हमारी जानने वाली चीज़ इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो ये कि इतने चार्ज और इतने वोल्टेज में कितने कैपेसिटेंस का कैपेसिटर हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, वो थोड़ी सी और लगेगी लेकिन बहुत काम की है। वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है कि मान लो एक चार्ज Q1 है वो नेगेटिव है, और एक चार्ज Q1 है वो पॉजिटिव है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस साइन अलग है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये Q1 नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले की तरफ बढ़ता है, तो ये क्या कर रहा है, सबसे पहले तो ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है। जब 2 चार्जेस एक सिस्टम में बन जाते हैं, उनको हम कहते हैं डाइपोल, ठीक है। और जब नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट होता है किसी एक नई डायरेक्शन में, उसको हम कहते हैं डाइपोल मूवमेंट। तो जो डाइपोल मूवमेंट होता है, उससे उसका हमारा क्या काम है, उससे हम पता करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई जो भी कंपोनेंट है वो पोलर है या फिर नहीं है, या फिर कोई सब्सटेंस हमारे पास है वो पोलर है या फिर नहीं है। अब पोलर होना ना होना क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। कैसे देखो, अगर कोई भी सब्सटेंस हमारे पास पोलर है, जैसे मान लो, मतलब पोलर होने का मतलब क्या है, मान लो एक नेगेटिव मूवमेंट, एक नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट इधर है और एक नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट इधर है। इसको ज़्यादा गौर से पढ़ने की जरूरत नहीं, बस बेसिक समझ लेना कि कोई पूछ नहीं रहा, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाने टाइम काम आता है। मान लो ये एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये एक पेन है, अगर मैं इसको ऐसे खींचूँ दोनों तरफ से, तो ना ये इधर मूव करेगा ना इधर मूव करेगा, ये बराबर रह जाएगा। इसका मतलब मेरा ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स आपस में कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, तो उनका डायरेक्शन सेम था। इसी तरीके से ये वाला और ये वाला मूवमेंट कैंसिल हो गए।
इसीलिए अब ये नॉन पोलर हो गया, क्योंकि इसके अंदर कोई पोल नहीं है। पोल का मतलब ये होता है कि एक तरफ नेट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट आनी चाहिए, ठीक है। ये इसके अंदर पोल नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा सब्सटेंस ले ले जिसके अंदर पोल हो, तब क्या करोगे? कोई ऐसा सब्सटेंस अगर ले ले जिसके अंदर पोल हो और उसको उठा करके इन दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रख दिया जाए, तो सबसे पहले उसको हम बोलेंगे मतलब जो वो उसको हम बोलेंगे ऐसा सब्सटेंस के हम बोलेंगे पोलर सॉल्वेंट कह रहा हूँ, पोलर सब्सटेंस, ठीक है। तो पोलर सब्सटेंस को जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रख देते हैं या किसी भी कैपेसिटर के बीच में रख देते हैं, उसको हम कहते हैं पोलराइज्ड कैपेसिटर। और ये है हमारा गोल वाला पोलराइज्ड कैपेसिटर। तो इसका काम क्या होता है, सर्किट बनाने टाइम पे और कोडिंग करने टाइम पे हम देखेंगे जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। तो ये हमारा एक नॉर्मल कैपेसिटर होता है, ये हमारा एक पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है। जनरली हम इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे, इसका हल्का हल्का कहीं कहीं यूज़ हो जाएगा, वैसे इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है बट हमारे लेवल पर भी कम है। बाकी ये एलईडी होती है, एलईडी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, उसका कनेक्शन कैसे होता है। उसके बाद से फटाफट से एलईडी और रेजिस्टेंस को आपस में कनेक्ट करके देखते हैं, मज़ा आएगा, ठीक है। तो भाई देखो, ये एलईडी है, इसका ये वाला जो पार्ट होता है वो प्लग पॉजिटिव यानी कि एनोड का होता है, ये वाला पार्ट नेगेटिव यानी कि कैथोड का होता है। अब नेगेटिव वाले को नेगेटिव से ही कनेक्ट करना है, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव से ही कनेक्ट करना है। और अगर आपने सेशन 3 देखा हो ब्रेडबोर्ड वाला, तो उसके अंदर मैंने बताया है कि इस नेगेटिव वाले को हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। लेकिन देखा है तो ऊपर वो जो आता है ना बार टाइप का, उसके अंदर से देख लेना, नहीं तो चैनल पे चले जाना, नहीं देख लें तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं यहीं पे बता देता हूँ। तो ये जो इसको जो साइन को कहते हैं, ये जो ग्राउंड कहते हैं, तो ग्राउंड क्या करता है, सर्किट कंप्लीट करवा देता है, ठीक है। तो नेगेटिव वाले को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं और पॉजिटिव वाले को हम लोग सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। तो ग्राउंड में और सोर्स में डिफरेंस क्या पड़ा, देखो ग्राउंड में ना एक बार ये वाला बड़ा वाला डंडा है, फिर छोटा वाला, फिर एक और छोटा वाला आ जाता है, वो कम ही होते जाता है। और ये वाला जो होता है ना, इसके अंदर एक बड़ा एक छोटा, फिर वापस से एक बड़ा आ जाएगा, फिर एक छोटा आ जाएगा। तो ये बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है, ठीक है। तो उसको इससे कनेक्ट करते हैं। और इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि ये सोर्स, अब ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, इसीलिए मैं ये नहीं दिखाना चाह रहा था, मैं बस ये बताना चाहूँ ये ग्राउंड में चले गया, ये जहाँ भी जा रहा है उसको छोड़ दो, ये जहाँ जा रहा है उसको छोड़ दो, क्योंकि ये आपका जो भी सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब बात आती है कि सर इस चीज़ को इसके अंदर कैसे लगाना है, इस प्राणी को कैसे घुसाना है। देखो, ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, इसको जनरली हम लोग लगाते हैं एनोड के साइड पे, बट कैथोड पे भी लगा सकते हैं। कभी कभी हम कैथोड पे भी लगाएंगे, जैसे पोटेंशियोमीटर में कैथोड पे लगाएंगे, ठीक है। अब मैंने बताया था कि इसके अंदर कोई टर्मिनल्स नहीं, मतलब टर्मिनल्स होते हैं बट डिफाइंड टर्मिनल्स नहीं होते कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो किसी ने भी कोई सा लगा सकते हैं। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, एनोड में इसको पुट कर देता हूँ और कैथोड वाला तो अपने ग्राउंड में जाएगा, तो कैथोड वाले को मैं फिलहाल के लिए ग्राउंड में डाल देता हूँ। मैं आर्डिनो से कनेक्ट अभी नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट प्रोजेक्ट के टाइम पर इसको मैंने ग्राउंड पर डाल दिया। अब ये वाला जो टर्मिनल है ना, इस वाले टर्मिनल को मैं डाल दूंगा अपना जो भी डिजिटल पिन वाला, जैसे मान लो ये आर्डिनो है मेरा, इसके अंदर मान लो ये सारे डिजिटल पिन हैं, तो मैं इस वाले डिजिटल पिन में डाल दूंगा। अब वो सर्किट तो अपने आप ही बोर्ड कंप्लीट करके दे रहा है ना आपको। यहाँ पे ये 5 वोल्ट की सप्लाई, यहाँ पे ये लैपटॉप वाला वो, और यहाँ पे हमारा आईसी होता है, ये हमारे सारे डिजिटल पिन्स, और यहाँ पे हमारे एनालॉग पिन्स होते हैं। ऐसा ही होता है आर्डिनो। अगर इसके अंदर मैंने डाल दी तो ये अपने आप ही सर्किट कंप्लीट कर रहा है। और ये जो ग्राउंड है वो भी आर्डिनो का ही है, तो आर्डिनो का ही ग्राउंड, आर्डिनो का ही डिजिटल पिन, तो सर्किट ऑफकोर्स कंप्लीट हो रहा है। और जब यहाँ से करंट दौड़ेगा तो रेजिस्टेंस चेंज होकर निकलेगा, जिसकी वजह से उसकी स्पीड होगी कम, स्पीड कम होने की वजह से करंट बनेगा कम, करंट कम बनने की वजह से एलईडी की ब्राइटनेस हो जाएगी कम और एलईडी रहेगा बचा हुआ। अभी जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, एलईडी से सबसे एक बेसिक प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उस बेसिक प्रोजेक्ट में सबसे पहली चीज़ मैं दिखाऊंगा कि एलईडी की ब्राइटनेस पे इसके अंदर कितना मिलीएम्पियर का करंट आ रहा है, मल्टीमीटर यूज़ करना हम सीखेंगे। और हम देखेंगे कितने मिलीएम्पियर का करंट बन रहा है और कितने का बनना चाहिए, और ये ब्लास्ट किस वजह से हो जाता है। सो फॉर दिस सेशन दिस वाज ऑल। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, सेशन नंबर 5 में, और इसके नोट्स मिल जाएंगे PDF फॉर्म में।